हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियो करा दिया है और पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। उसमें हमने 4 विधियों का पढ़ लिया था, जिसमें से पहली विधि थी आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि, दूसरी थी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि, तीसरी थी अनौपचारिक निरीक्षण विधि और चौथी थी हमारी प्रयोगात्मक विधि। इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन कर चुके थे, बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में, मतलब डेली यूजेज के लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था उसको। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे गाथा वर्णन, ठीक, यानी 8 विधियाँ थी उसमें, जिसमें से 4 विधियाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग 4 विधियों का पढ़ लेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाथा वर्णन आज हम लोग पढ़ेंगे। और इन सभी का अगर PDF आपको लेना है तो कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाथा वर्णन में क्या होता है और इसके प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति अध्ययन की यह प्राचीनतम विधि है। कौन सी विधि है? तो यह एक प्राचीनतम विधि है। इस विधि में वैज्ञानिक व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों का, कौन सा अनुभव का? तो अपने पूर्व अनुभवों का वर्णन करने को कहता है, जिसे सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप एक मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक है उसके पास आप जाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, कि कब से ये प्रॉब्लम है, आप क्या है, आपसे बातों में वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में जो आपको ये प्रॉब्लम हुई है ये किस वजह से हुई है, ठीक है। और वो आपको कई बार आपको बुलाता है अपने क्लिनिक पे, आपसे बातचीत करता है, नॉर्मल बातचीत करके वो आपकी अचेतन मन की भावनाओं को जानना चाहता है और वो धीरे धीरे रिकॉर्ड करता है। उसके लिए आपको 3-4 बार अपने ऑफिस बुलाता है, आपको देखता है कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे आप खुश होते हैं, किस बात पे आप नाराज़ हो जाते हैं, किस बात पे आपका कौन सा क्या रिएक्शन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो तत्पश्चात वैज्ञानिक उस रिकॉर्ड का अध्ययन कर व्यक्ति के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। उसके बाद क्या करता है कि जब वो फाइनली 4-5 बार आपको बुला के पूरी तरीके से जान लेगा आपके बारे में, भाई आपने अपने बारे में जो बताया। इसमें क्या होता है कि आप खुद अपने बारे में बताएंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप ही उसको बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपके पूर्व अनुभवों, इसमें दिया ना, पूर्व अनुभवों का वर्णन करना होता है। यानी हमारे पिछली घटनाएं हमारे साथ क्या क्या घटी हैं, हमारे पीछे वाले जीवन में, यानी हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, उसको हम बताते हैं। और वो उसी के आधार पर सुनकर इन सब चीज़ों का क्या करता है, इन सब चीज़ों को मतलब कलेक्ट करता है और वो एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था। तो गाथा वर्णन में क्या होता है कि मनोविज्ञान में व्यक्ति अध्ययन का यह प्राचीन विधि है। दूसरा, पहला है कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभव का वर्णन करने को कहता है, जिसे सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसके पश्चात मनोवैज्ञानिक उस रिकॉर्ड का अध्ययन कर व्यक्ति के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। और जो गाथा वर्णन विधि है ना, ये आत्मनिष्ठ विधि है, ठीक। क्यों आत्मनिष्ठ विधि है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं, आप अपने पूर्व अनुभवों को खुद बता रहे हैं जाके, कोई तीसरा नहीं बता रहा है। और यह पूर्ण रूप से व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। तो भाई जब ये आप खुद ही अपने ही बारे में, अपने पास्ट के बारे में ही अपने ही मुंह से अगर बता रहे हैं तो ये क्या हो गई? ये आत्मनिष्ठ विधि हो गई, ठीक। और आप अपने ही पास्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि भाई हम अपने पास्ट के बारे में पूरी जानकारी न रखते हो। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि भाई हमारी उम्र अगर मान लीजिए कि 25 साल की है और 25 साल की सारी घटनाएं मुझे एज इट इज़ तो याद नहीं होगा, क्योंकि अचेतन मन से चेतन मन में लाने में भी टाइम लगता है। तो अचानक कई बार कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब मैं पूछूं कि आप जब 5 साल की उम्र के थे तो आपके साथ क्या घटनाएं घटी थी, तो आपको मालूम है? नहीं मालूम है। बहुत छोटी छोटी यादें आपको मालूम हुई, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन, डे बाय डे की घटनाएं आपको नहीं मालूम है। तो इसका दोष क्या है? तो इसका दोष यह है कि यह व्यक्ति के अनुभव पर आधारित, व्यक्ति कई बार पूर्व अनुभवों को ठीक स्मरण नहीं कर पाते। यानी यह क्या है कि यह व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है और व्यक्ति कई बार पूर्व अनुभवों को ठीक ठाक स्मरण नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि भाई आपको 5 साल की उम्र में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, ये आपको पूर्णतः नहीं मालूम।
मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि डे बाय डे में हमारे जब हम 5 साल का था तो मेरे साथ क्या क्या घटना है, उसकी कुछ कुछ मेमोरी आपको भले याद हो कि जब मैं 5 साल का था तो मुझे चॉकलेट के लिए मारा गया था या पीटा गया था या मुझे चॉकलेट नहीं दिया गया था मम्मी के द्वारा। ये सब चीज़ छोटी छोटी घटनाएं आपको याद होगी, लेकिन एग्जैक्ट डे बाय डे की घटनाएं नहीं याद होंगी। ठीक है, अब आता है हमारा मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि यानी कि साइको एनालिटिकल मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, अचेतन मन, अचेतन मन क्या? अनकॉन्शियस माइंड। यानी इस विधि में क्या होता है कि बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके इसका उपचार किया जाता है। इसका गुण क्या है कि इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। यह जो विधि है, यह विधि व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार करने की ज़रूरत है। आपसे अचेतन मन के द्वारा, मतलब आपके जो छिपी हुई मन के अंदर की दमित भावनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करके इसका क्या किया जाता है? इसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसका गुण क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरा, इस विधि के द्वारा मन में छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। मतलब अचेतन मन का मतलब क्या है कि अचेतन मन का मतलब दबित इच्छाएं, जो आपके अंदर की जो भावनाएं थी, जो दमित थी, जो बहुत पहले से दबी हुई हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? उन्हीं छिपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसके गुण हैं। लेकिन इसके दोष क्या हैं? इसके दोष क्या हैं कि इस विधि के प्रयोग के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। मतलब आम लोग इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपके अचेतन मन की छिपी हुई भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार आपने मूवी देखा होगा, उसमें क्या होता है कि भाई आप जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो आपके घर पे रहते हैं, आपके घर आते जाते हैं, आपके साथ घूमते हैं फिरते हैं, आपके बारे में मतलब छोटी छोटी उसी समय घूमने फिरने में ही आपसे बातें करते हैं, ताकि आपको ये ना पता लगे कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन आपसे घूमते फिरते, बातचीत करते, चाय पीते, उठते बैठते में ही आपकी सारी बातें वो जान लेते हैं, अचेतन मन की सारी बातें, कि आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है। उसी के आधार पर वो अपना निष्कर्ष देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए भाई एक्सपर्ट बंदा चाहिए। भाई आपको अगले को पता भी न चलने दें कि मैं आपका काउंसलिंग कर रहा हूँ, मतलब आपके बारे में मैं कोई जानकारी लेना चाहता हूँ या आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल इंसान करेगा तो पकड़ा जाएगा और हो सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल दे। इसलिए क्या होता है कि भाई एक स्पेशलिस्ट होता है, इस व्यक्ति इस फील्ड का मास्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट मनोवैज्ञानिक होते हैं, वही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसका दोष हो गया। ठीक, और इस विधि में क्या लगता है? अधिक समय लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कई दिन उस व्यक्ति के साथ गुजारना पड़ता है, उसके साथ उठना बैठना पड़ रहता है, उसके साथ घूमना पड़ता है, उसके साथ मतलब कई दिन आपके साथ, मतलब उसके साथ कई दिन आपको महीने, 1.5 महीने, साल भर आप उसके साथ बिताएंगे, तब जाके उसके अचेतन मन के बारे में जान पाएंगे। इसलिए इस विधि के 2 दोष हैं। इस विधि के दोष क्या हैं कि इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और दूसरा इसमें अधिक समय लगता है। किसमें? तो मनोविश्लेषण विधि यानी साइको एनालिटिकल मेथड में। अब आता है व्यक्ति इतिहास विधि। छठा होता है व्यक्ति इतिहास विधि। केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में जानें। केस हिस्ट्री मेथड क्या होता है? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे फ्रीडरिच लीप्ले या फ्रीडरिच लीप्ले। इनका 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है, या तो फ्रीडरिच लीप्ले रहेगा या फ्रीडरिच लीप्ले रहेगा। आप लोग इन सब का याद। इसके प्रतिपादक क्या हैं? व्यक्ति इतिहास यानी केस हिस्ट्री मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रीडरिच लीप्ले और फ्रीडरिच लीप्ले इसके प्रतिपादक हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बालकों की समस्या का स्वरूप एवं कारण का पता लगाने के लिए उसकी केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। यानी बालक की क्या समस्याएं हैं और उसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, उस समस्या का स्वरूप क्या है, इसका पता लगाने के लिए केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। अब इस केस हिस्ट्री में होता क्या है? केस हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो केस हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि इसमें उस बालक के यानी उस व्यक्ति के जन्म के बारे में जानकारी ली जाती है कि इसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, बीमारी के बारे में उसकी जानकारी कि इसको क्या क्या बीमारी थी,
शारीरिक मतलब शारीरिक देखा जाए कि भाई शारीरिक रूप से वो कैसा है, मानसिक इसकी स्थिति कैसी है, सांवेगिक वंशानुक्रम आदि से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गया था इलाहाबाद, प्रयागराज से मैं आ रहा था, तो एक 12 साल की लड़की, 12 या 13 साल की लड़की, ठीक है, और उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो समझ ली कि 12-13 साल की लड़की इसलिए घर छोड़ के भाग गई और वो बस में बैठ गई थी आके इलाहाबाद से ही, कि उसके मम्मी पापा ने उसको बस थोड़ा सा डांट दिया, ठीक। तो अब क्या गया कि अब उसको जब बस का जो कंडक्टर था वो एक थाने पे गाड़ी को रोका और एक थाने पे उस लड़की को सौंप दिया कि ये लड़की है, हमें लग रहा है कि ये घर से भागी है, इसके पास ना बैग है ना पैसे हैं, इसको आप रख लीजिए और इसके घर पे फ़ोन करवाइए ताकि इसको लोग लेके आके जा सके, क्योंकि भाई छोटी बच्ची है, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो ठीक है, तो पुलिस वाले ने क्या किया कि वही केस हिस्ट्री निकाला, उससे क्या क्या पूछा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम जहाँ रहती हो वहाँ के थाने का नाम बताओ। तो भाई उस लड़के को इतना नहीं मालूम था कि उसके थाने, तो उसमें क्या होता है, उसकी केस हिस्ट्री जानिए, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, क्यों भागी हो, तो क्या है उसके बारे में पुलिस वाले क्या किए, केस हिस्ट्री चेक किए कि भाई तुम क्यों भागी हो, क्या कारण था, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, किस थाने के अंतर्गत आती हो, किस मोहल्ले का नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ। तो ये क्या हुआ, ये उस लड़की का केस हिस्ट्री जानने की कोशिश की गई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के जन्म, बीमारी, शारीरिक, मानसिक एवं सांवेगिक वंशानुक्रम आदि से संबंधित तथ्य की जानकारी एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। इसका गुण क्या है, तो इसमें इसका गुण है कि इस विधि का प्रयोग आसान है। आसान है क्यों, क्योंकि भाई हम आपसे पूछेंगे, आप हमसे बताएंगे, और यह कम खर्चीला भी है, क्योंकि इसमें सारा काम क्या हो रहा है, मौखिक हो रहा है, तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कम खर्चीला है। लेकिन इसमें दोष क्या है, दोष ये है कि इसमें बनावटी या गलत सूचना दे देते हैं। भाई वो लड़की नहीं बता सकती थी, हो सकती थी कि वो अपना नाम गलत बता देती, वो अपने पापा का नाम भी गलत बता सकती थी कि मेरे पापा का नाम फलाने हैं, मतलब इस तरीके से वो कुछ भी नाम बता सकती थी, अपनी मम्मी का नाम गलत बता सकती, अपना मोहल्ला गलत बता सकती थी। तो इसमें क्या होता है, इसका दोष ये है कि इसमें लोग बनावटी या गलत सूचना दे देते हैं, ठीक है। और इस विधि में अधिक श्रम है। अब भाई मान लीजिए हम आपको गलत सूचना दे देंगे और आप उसके बाद उसी सूचना के जरिए अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिक समय लगेगा और अधिक श्रम लगेगा और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने सूचना ही गलत दिया है आपको, तो आपका रिजल्ट तो निगेटिव आएगा ही ना। तो इसकी कमी ये है कि इसमें लोग बनावटी और गलत सूचना देते हैं और इस विधि में अधिक समय और अधिक श्रम लगता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 7वें विधि में। हमारा 7वां विधि है कि सर्वेक्षण विधि, जिसको सर्वे मेथड भी बोलते हैं। इसके द्वारा शिक्षा मनोवैज्ञानिक छात्र की योग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि का परीक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें देखते हैं कि भाई जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई लड़के को किस चीज़ में अभिरुचि है, यानी कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसकी क्षमता क्या है। भाई इंटरेस्ट के साथ साथ उसकी क्षमता क्या है कि वो कितनी क्षमता तक, कहाँ तक की पढ़ाई कर सकता है या कितने लेवल तक की पढ़ाई कर सकता है, और उसकी योग्यता देखा जाता है कि भाई इसके पिछले वाले क्लास में उसकी योग्यता क्या रही है, या उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा भाई कि भाई क्या योग्यता, इसका आईक्यू लेवल क्या है, इसका इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, इसकी अभिक्षमता क्या है, इसकी क्षमता क्या है। मतलब क्या होता है कि हर आदमी का एक मजबूत पक्ष होता है, एक कमज़ोर पक्ष होता है, तो उसी तरीके से उसकी अभिक्षमता भी चेक करी जाएगी, ठीक है, आदि का परीक्षण करते हैं। इसमें गुण क्या है, तो इसमें गुण क्या है कि लोगों के ओपिनियन, एटीट्यूड और सोशल फैक्ट का पता चलता है। इसमें क्या करें भाई, हम आपके बारे में जब जानेंगे भाई आप हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मैथ बहुत अच्छा पसंद हो, मैथ सब्जेक्ट बहुत, किसी लोगों को साइंस बहुत अच्छा लगता हो, किसी लोगों को हिस्ट्री बहुत अच्छा समझ में आता हो। तो इससे क्या हुआ, इससे एक ओपिनियन पता चलता है, उसके बाद से आपका एटीट्यूड पता चलता है, एटीट्यूड भी पता चलता है, और सोशल फैक्ट पता चलता है कि आपको क्या क्या चीज़ें जानकारी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं तो इलेक्शन सर्वे में क्या होता है, उसमें ये देखा जाता है कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी, अगर कोई पार्टी जीतेगी तो कैसे जीते, क्यों जीत रही है। जैसे बीजेपी इस बार जीती है तो क्यों जीत रही है,
तो कुछ लोगों ने भाई उस पर सर्वे कराया जाता है। फिर ओपिनियन पोल भी होता है कि चुनाव होने के बाद क्या होता है, ओपिनियन पोल होता है कि भाई कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सी पार्टी पीछे हो रही है, और जो जीतने का असल कारण क्या है। तो असल कारण आपको देखना पड़ता है। तो आपको मिलता है कि भाई इस सरकार ने रोज़गार तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी किस बेसिस पे जीती है, तो भाई जीती है कि भाई इन्होंने फ्री राशन बांटा, कोविड का प्रबंधन अच्छे से ठीक ठाक किया इन्होंने, कोविड से दवाएं सबको फ्री में दी, मतलब सारे मतलब एज ग्रुप के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया, लगाई गई दवा गोलियां। तो इससे लोग प्रभावित हुए कि नहीं भाई इसने मेरे मतलब इस सरकार ने हमारे जान माल की सुरक्षा की है, ठीक है। तो उसी पे क्या होता है कि भाई इलेक्शन सर्वे कैसे होगा, इसके लिए एक पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन सर्वे करने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है प्रश्नावली की, ठीक है। भाई हमने जो क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्यों जीती, क्या कारण रहा जीतने का, रूलिंग दूसरी पार्टी हारी तो क्यों हारी, इसके बारे में हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे सर्वे करने के लिए। फिर उसके लिए चेकलिस्ट बनाएंगे, ठीक। फिर उसका रेटिंग स्केल देंगे कि भाई इसमें कितना क्या है, कितना इसको रेट मिला, किस काम के लिए कितना इसको दिया जाएगा रेटिंग, कि भाई इसने कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम नहीं किया, उसके लिए रेटिंग दिया जाएगा, ठीक है। अगला आता है प्रश्नावली विधि, यानी क्वेश्चनर मेथड इसको बोलते हैं प्रश्नावली विधि में, ठीक है। तो इसमें क्या, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है वुडवर्थ। इसके प्रतिपादक कौन है प्रश्नावली विधि के, तो इसके प्रतिपादक है वुडवर्थ। आप लोग याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक। इस विधि में समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक लंबी सूची बनाई जाती है, जिसका उत्तर हाँ या ना अथवा सत्य असत्य में देना होता है। यह प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। एक होती है खुली प्रश्नावली, जिसमें बालकों को अपना विचार प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि उनसे आपके सामने बुलाया जाएगा उस बच्चे को और पूछा जाए कि ये बताओ कि इस चीज़ के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम्हारा क्या नज़रिया है, इस चीज़ को तुम कैसे देखते हो। कोई भी एक समस्या बता दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई इस समस्या को तुम कैसे सुलझाओगे और किस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर होता है। ये होता है क्या, खुली प्रश्नावली। अब बंद प्रश्नावली में क्या होता है कि एक प्रश्नों का एक संकलन दे दिया जाता है, उसमें बस हाँ या ना में उत्तर देना होता है। इसे कहते हैं बंद प्रश्नावली। जैसे बंद प्रश्नावली का एक एग्जाम्पल दें तो मैं एक मतलब आज के 1 महीना पहले मैं ब्लड डोनेट करने गया था। तो उसमें इसी तरीके की एक बंद प्रश्नावली थी। उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कभी आपको कुत्ता काटा है, क्या आपने कभी 6 महीने से पहले आपको पीलिया या कुछ ऐसी कोई बीमारी हुई है। तो उसमें हाँ या ना में देना था, ठीक है। फिर उससे हमसे पूछा गया कि क्या आपने कभी क्या आपको कोई मतलब हेरिडेटरी कोई बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, क्या आपको HIV है। इस तरीके के हमसे कई सारे प्रश्नावलियों में हमसे हाँ या ना में पूछा गया था। तो वो क्या होता है, वो एक बंद प्रश्नावली होती है। जब भी आप कभी भी ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो आपसे ये चीज़ें पूछा जाता है कि कभी आपने कुत्ता तो नहीं काटा, कोई आपके HIV तो नहीं है, क्या आपने कभी किसी को खून दिया है, या 3 महीने से कम के समय में किसी को खून तो नहीं दिया है। तो आप ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, बंद प्रश्नावली। अब खुली प्रश्नावली में क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट समस्या कोई दी जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई इस समस्या का निदान बताओ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आप कई लोग कहते हैं कि सुपर टेट की रिसर्च, सुपर टेट में हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए और कोई बच्चा है तो मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि इस समस्या का समाधान क्या है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो कोई दूसरा बच्चा बताएगा कि सर मैं सोचता हूँ कि भाई इसलिए इंसान भूलता है क्योंकि वो रिवीजन नहीं करता, रिवीजन पे ध्यान नहीं देता, बस नई नई चीज़ें पढ़ता है, पुरानी चीज़ों को दोबारा रिवाइज नहीं करता, इसलिए वो भूलता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो गया खुली प्रश्नावली। फिर हमारा लास्ट है विकासात्मक विधि, यानी कि डेवलपमेंट मेथड। ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्रॉस सेक्शन स्टडी होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्शन, यानी कि लंबवत अध्ययन होता है। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन में एक ही समय में अलग अलग समूह के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों के समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक क्या है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट आप जानते होंगे, ट्रस्ट उसमें क्या होता है, अलग अलग समूह के लोग हैं। उसमें क्या होता है कि भाई उनको खाने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, बच्चे भी उसमें रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो उनको कोई एक टास्क दे दिया जाता है, ठीक। उस टास्क को कहा जाता है कि आप लोग अपने अपने तरीके से सॉल्व करिए। समय एक ही है, एक ही साथ
हर डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को एक टास्क देके उनका क्या किया जाता है, उनके व्यक्तियों को वो जो जैसे से कंप्लीट करते हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है कि भाई इतने छोटे बच्चे ने इस टास्क को कैसे पूरा किया, बुजुर्ग लोगों ने इस टास्क को कैसे पूरा किया। तो ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन स्टडी या क्रॉस सेक्शन मेथड भी इसे बोलते हैं कि एक ही समय में अलग अलग समूह के व्यक्तियों का अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है कि एक ही समूह या व्यक्ति का अलग अलग समय अंतराल पर अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा की आयु पर अध्ययन करना है, तो मैं देखा जाए कि मेरे 5 साल जब मैं 5 साल का था तो मेरा व्यवहार कैसा था। ठीक, 5 साल के बाद जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरे व्यवहार में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या मैं इस समय में क्या गलतियाँ करता था, इस समय मैंने क्या गलतियों में सुधार किया, और अब मेरे अंदर क्या नई गलतियाँ या क्या नई अच्छाई या बुराइयाँ आई हैं। ठीक, और अब मैं जब 25 साल का हूँ तो अब मेरे लाइफ में क्या क्या अंतर है, इन 2 सालों में अब मेरे अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजें आए हैं, क्या क्या सुधार हुआ है और क्या क्या कमी आई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। यानी एक ही व्यक्ति, यानी मेरे ही जीवन पे अलग अलग समय में, अलग अलग समय आयु काल में अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूड स्टडी यानी कि लंबवत अध्ययन। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे मतलब विकासात मतलब जितनी सारी विधियाँ थी, जैसे 8 विधियाँ पढ़ना था मैं, उन सभी 8 विधियों का मतलब व्यवहार में डिटेल में अध्ययन। या हालांकि बस आप इस नोट्स को पढ़ के एक एक चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति एवं विकास। ठीक है, ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा। आज हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग 8 विधियाँ सीखी। और वो टॉपिक कौन था, तो हमारा टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, यानी स्टडी मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये सारी विधियाँ हम लोग पढ़ ली। जीवन विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, नैदानिक विधि यानी डायग्नोस्टिक मेथड, सर्वेक्षण विधि, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।